दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज का सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि जो आज मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ उत्तराखंड की जनसंख्या, नगरीकरण और साक्षरता को लेके, और ये मान के चलिए कि इससे क्वेश्चन श्योर आएगा। ठीक है, मतलब हमेशा आप लोग देखना, किसी भी एग्जाम को पकड़िए जनसंख्या से क्वेश्चन आता ही आता है। पुराने पेपर उठा के भी देख लीजिए। अब देखिए बहुत से लोगों को चीज़ें आती भी होंगी लेकिन एग्जाम में कन्फ्यूजन वो कर जाते हैं, तो इसको मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसको आपको याद रखना है। हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई कॉन्सेप्ट होगा, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है, आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं लास्ट क्लास के जो डाउट हैं आप लोगों के वो सही करना चाहता हूँ। ठीक है, पहला डाउट जो था, देखो वो मुझे भी कंफ्यूजन है, बहुत से लोगों ने पढ़ा भी होगा। कहीं कहीं ये भी बताया जाता है कि उत्तराखंड का जो हल्का सा देहरादून का इलाका है वो हरियाणा को टच करता है, यानी कुछ बहुत संकरी एरिया है, बहुत कम, मतलब आप मान के चलिए 4 से 5 किलोमीटर की वो टच करता है, लेकिन वो ऑफिशियली कहीं नहीं लिखा है कि वो टच करता है। ठीक है, तो आप ये मानना सिर्फ 2 स्टेट ऐसे हैं, अदर स्टेट, जिनके साथ हमारा उत्तराखंड क्या करता है, बाउंड्री साझा करता है, और एक है हिमाचल प्रदेश, दूसरा है उत्तर प्रदेश। ठीक है, पहली चीज ये। दूसरी चीज, कल जब मैंने आपको लास्ट क्लास पढ़ाई थी उसमें एससी की जो मैं ये बता रहा था कि कोई 2 जिले ऐसे हैं, एक जिला बताया था मैंने चंपावत, लेकिन दूसरे का नाम लेना भूल गया था। रुद्रप्रयाग भी एक ऐसा जिला है जहां कोई भी सीट विधानसभा के लिए आरक्षित नहीं है। ठीक है, चंपावत और रुद्रप्रयाग 2 ऐसे जिले हैं जहां पे विधानसभा की कोई भी सीट आरक्षित नहीं है। वो मैं रुद्रप्रयाग का नाम लेना भूल गया था। ठीक है, जब मैंने पूरी लिस्ट बताई थी उसमें रुद्रप्रयाग का नाम नहीं होगा कहीं पे भी, तो रुद्रप्रयाग में कोई भी आरक्षित सीट नहीं है। ये भी आप लोगों को क्या करना है, ध्यान रखना है। तीसरी चीज, कमेंट में पढ़ रहा था मैं श्रीनगर 9वां नगर निगम बन गया, लेकिन ऑफिशियली मुझे कहीं नहीं दिखा कि श्रीनगर 9वां नगर निगम बना है। ठीक है, हो सकता है कभी घोषणा की हो या ये बनेगा। आप देखना सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की ऑफिशियल साइट पे जाना, वहां भी अभी फिलहाल 8 ही अपडेट किया हुआ है, किताबों में 8 ही अपडेट किया हुआ है। 9वां जब होगा आप लोग उसको अपडेट कर लेना। ठीक है, जो तहसील की बात आती है, जो नंबर ऑफ तहसील है 110 यहाँ पे मैंने बताया था, और मैंने किताबों में भी 110 दिखा है, गवर्नमेंट की साइट पे भी 110 दिखा है, लेकिन कुछ लोग बता रहे थे कि पिथौरागढ़ में 13 बन गई हैं, वो भी मुझे नहीं मिला। उसमें पांखू तहसील डाल रखा था उनने एक्स्ट्रा, लेकिन ये मुझे अभी श्योर नहीं है। जब मैं कंफर्म हो जाऊंगा इस चीज़ से आप लोगों को उसको बता दूंगा। ठीक है, ये तो थे लास्ट क्लास की लेके। ठीक है, अब देखिए आज की जो आपकी क्लास आने वाली है, यानी और एक और डाउट था उसमें। ठीक है, जो नंबर ऑफ आपका एरिया के वाइज अगर आप लोग देख रहे थे कल की, उत्तराखंड का जो नंबर है 18th है या 19th है, किताब में 19वां दिया है या 18वां दिया है, वो जम्मू और कश्मीर जब था तब की कंडीशन दे रखी है, उसको आप लोग अपडेट कर लेना है। ठीक, अब देखिए आज जो मैं आपके लिए लेके आया हूं, आप लोग हेडिंग डाल दीजिए उत्तराखंड के जननांकी स्थिति, यानी जननांकी उसने टॉपिक दे रखा है जिसमें सामाजिक स्थिति दे रखा है, वहीं पे जननांकी लिखा होगा जिसके अंदर जनसंख्या, साक्षरता वगैरह ये सब चीजें आपकी आती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, एक मैप बनाना है उत्तराखंड का। अब इसको कैसे याद करोगे, कैसे इस चीज को समझना है, हर चीज के पीछे कॉन्सेप्ट होता है, और मान के चलिए यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको इस मैप के सहारे ये बताऊंगा उसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है कि वहां के जो डेटा है वो इस प्रकार से निकल के आ रहे हैं। अच्छे से तैयार करना। ठीक, एक और बात कहूंगा, इसके बाद जो आने वाली क्लास है, यानी अगली क्लास होगी उत्तराखंड की करंट अफेयर की पहली क्लास होगी, जो गवर्नमेंट ने जो एक्टिविटीज की हैं 2020 में उससे संबंधित होगी। ठीक है, उसमें फालतू का करंट अफेयर नहीं होगा, करंट अफेयर की पहली क्लास होगी, और आपके वीडियो के जो एग्जाम है यानी आने वाला एग्जाम होगा वहां तक मैं करंट की बीच बीच में क्लासेस लेके आऊंगा। पहली क्लास सैटरडे की होगी, लेकिन एक ही कंडीशन में आपके लिए करंट की क्लासें आएंगी, जब आप पहली करंट की क्लास को रिस्पॉन्स अच्छा दोगे, यानी लाइक करना है आप लोगों ने, कमेंट करना है, शेयर करना है, उसके रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग मैं आगे को आपको करंट की क्लासेस दूंगा। ठीक, देखिए जो टॉपिक है हमारा उत्तराखंड की जनसंख्या को लेके, साक्षरता को लेके, और जो भी यहाँ पे ग्रामीण या नगरीय स्थिति में, नगरीकरण या ग्रामीण इलाके में कितने लोग क्या रहते हैं। ठीक, अब देखिए हमारे देश में भी बहुत पहले से जनगणना का कार्य चला आ रहा है। ठीक है, जैसे अलग अलग देशों में जनसंख्या कितनी है, बच्चे कितने हैं, महिलाएं कितनी हैं, पुरुष कितने हैं, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने अनपढ़ हैं, सब चीज़ों का क्या होता है कि डेटा तैयार किया जाता है। तो भारत में भी देखो ब्रिटिश ने यहाँ पे भले ही रूल किया, कहीं ना कहीं उन्होंने हमें एक टेंडेंसी दी, कुछ ऐसी चीज़ें हमारे लिए विरासत में छोड़ के गए जो हमने आज़ादी के बाद भी क्या की थी, अपनाई थी। तो स्वाभाविक सी बात है, आप सब लोग जानते हैं आज़ादी से पहले हम ब्रिटिश के
अधीन थे, तो ब्रिटिश ने कभी ना कभी एक बार ऐसा किया था कि हमारे देश में जनगणना करवाई थी, ठीक है, कितने लोग हैं, महिलाएं कितने पुरुष के हैं। तो पहली बार जो जनगणना हुई थी वो 1872 में हुई थी। उस समय जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड मेयो, ठीक है। यानी पहली भारत की जनगणना, बहुत बार पूछता है जनरल स्टडी के अंदर, 1872 में पहली बार हमारे देश में क्या हुई थी, जनगणना। तो सीधे सीधे क्वेश्चन फॉर्म पे लिखिए, भारत की पहली जनगणना कब हुई थी, 1872 में। और उस टाइम भारत का जो गवर्नर था, गवर्नर मैं पढ़ाऊंगा आपको जब इस पे आऊंगा, ठीक है, लॉर्ड मेयो थे उस टाइम गवर्नर जनरल, ठीक। यानी 1872 में पहली बार जनगणना हुई। अब देखिए 1872 में पहली हुई, फिर स्टॉप कर दिया, लेकिन बाद में ब्रिटिश ने सोचा क्यों ना हम एक काम करें, हर 10 साल बाद जब स्ट्रक्चर बदल रहा है जनसंख्या का, पुरुषों की संख्या, महिलाओं की संख्या, सेक्स रेशियो और जनघनत्व यानी जो भी है वो बदल रहा है, तो क्यों ना हम एक काम करें कि हर 10-10 साल में हम क्या करें, जनसंख्या के आंकड़े जुटाएं, ठीक। अब देखिए जो नियमित रूप से हुई, यानी जो उसके बाद गवर्नमेंट ने 1881, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, 1881 से नियमित रूप से जनगणना करवाना शुरू कर दिया। इसीलिए आप देखते होंगे हर लास्ट में, जिसकी मतलब इस टाइम 10-10 साल, जैसे 1891, 1901, फिर 2001, 2011, 2021, यानी हर 10-10 साल में आप देखते होंगे एक के बाद 11, 11 के बाद 21, 21 के बाद 31, इस प्रकार से जनगणना होती रहती है। तो पहली बार नियमित रूप से जनगणना पूछता है, अगर नियमित रूप से, ठीक है, कब से शुरू हुई थी, 1881 में। और उस टाइम भारत का जो गवर्नर था लॉर्ड रिपन हुआ करते थे। कौन थे, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड रिपन, जो भी लिखते हैं आप, ठीक है। 1881 से नियमित जनगणना हुई थी। ये क्वेश्चन पूछता है बहुत ज्यादा। पहली बार जनगणना कब हुई थी, 1871 लॉर्ड मेयो के समय। और नियमित रूप से कब हुई थी, नियमित रूप से लॉर्ड रिपन के टाइम से 1881 में जनगणना हुई थी, ठीक। अब देखिए आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि पेपर आने वाला ही जनगणना 2021 में दोबारा होगी, सर इसको क्यों बढ़ा रहे हैं। देखिए 2021 में जो जनगणना होगी उसके फाइनल आंकड़े आने में 2 से 2.5 साल लगता है, यानी 2023 के मिड तक आपको उसके फाइनल आंकड़े मिलेंगे, यानी डेटा मिलेगा। तब तक आप कितने एग्जाम दे चुके होंगे, भगवान करे 1 ही 2, और उसी में आपका सिलेक्शन हो जाए। और इतना पॉजिटिव रह के आपने पढ़ना है कि जो पहला एग्जाम आपके हाथ पड़े उसको आपने क्रैक करना है, ठीक। तो हमने बेसिकली क्या पढ़ना है, 2011 की जनगणना को लेके हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए उत्तराखंड की जहां तक जनसंख्या का बात है, उत्तराखंड की जनसंख्या भी कुछ ना कुछ रही होगी। यहाँ पे अभी वर्तमान समय में जो पुरुष जनसंख्या है वो ओवरऑल जनसंख्या का कितना है, 50.93%, ठीक है। यानी उत्तराखंड की पुरुष जनसंख्या अगर आपसे पूछते हैं, आप बताओगे 50.93%, ठीक है। यानी 50.93% क्या है, पुरुष जनसंख्या है। तो जितनी पुरुष है बाकी क्या होंगी, महिलाएं होंगी। तो महिला जनसंख्या अगर आपसे पूछता है तो इसमें से 100 में से माइनस करोगे 49.07%, ठीक है। यानी पुरुष जनसंख्या आपको पता चल गई, महिला जनसंख्या आपको पता चल गई उत्तराखंड की। हमारे उत्तराखंड की ये पुरुष और महिला जनसंख्या का अपने आप में परसेंटेज है, ठीक है। अब देखिए पूरे देश, अब हम पर्टिकुलर उत्तराखंड पढ़ रहे हैं, हम पूरे देश की नहीं पढ़ रहे हैं, देश की भी पढ़ेंगे जब टाइम आएगा, ठीक। अब देखिए जैसे इंडिया की जनसंख्या है, उस टोटल कुछ जनसंख्या भारत की होगी, टोटल पॉपुलेशन कुछ होगी, उसका 0.83% उत्तराखंड पे जनसंख्या रहती है 2011 के आंकड़ों के अनुसार, ठीक है। और क्वेश्चन कैसे पूछता है, 2011 के आंकड़े आगे से लिखा होगा, 2011 के अनुसार ये कितना है, 2011 के अनुसार वो अपडेट, अभी तो 10 साल में चेंजेस आ गए होंगे, लेकिन आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, जब तक फाइनल आंकड़े नहीं आते 2011 के अनुसार लिखा रहता है, ठीक है। तो अगर आपसे ये पूछते हैं कि उत्तराखंड की जनसंख्या टोटल देश की जनसंख्या का कितना परसेंट है 2011 के अनुसार, तो कितना बताओगे, 0.83%, ठीक है। यानी अब देखिए जितनी हमारे टोटल देश की जनसंख्या है उसका 0.83% किसका है, हमारे उत्तराखंड की जनसंख्या है। और ये इसका जो टोटल क्षेत्रफल है, यानी इस एरिया को, यानी पूरे देश की एरिया का, वो है 1.69%, ठीक है। यानी अगर आपसे ये पूछता है उत्तराखंड की जो जनसंख्या है वो पूरे देश की जनसंख्या का कितना है, आप बताओगे 0.83%। और अगर आपसे यही पूछता है उत्तराखंड का क्षेत्रफल पूरे देश के क्षेत्रफल का कितना हिस्सा है, आप बताओगे 1.69%, ठीक है। तो इस परसेंटेज एरिया पे इतने लोग टोटल देश के कंपैरिजन में यहाँ पे रहते हैं, यानी उत्तराखंड स्टेट पे ये रहते हैं। अब देखिए जो जनसंख्या है, जनसंख्या की दृष्टि से राज्यों का भी क्रम है,
केंद्र शासित प्रदेशों का भी क्रम है, तो उसके अकॉर्डिंग उत्तराखंड की जो पोजीशन आती थी वो 2011 के अनुसार, ध्यान से सुनना, अब चेंजेस हो सकते हैं जम्मू कश्मीर वगैरह के बनने के बाद, लेकिन 2011 के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से हमारे राज्य की जो रैंक आती है वो आती है 20th पोजीशन पे, यानी 20वीं पोजीशन पे। ठीक, केंद्र शासित प्रदेश और आपका किस में आती 20वीं पोजीशन पे स्टेट के कंपैरिजन में। लेकिन जब जम्मू कश्मीर वगैरह बन गया है, अब जम्मू कश्मीर तो एक यूटी बन गया है, तो नंबर ऑफ स्टेट में इसका पोजीशन एक ऊपर आ गया है। अब इसको 19 लिख देना है, खाली स्टार लगा देना और ऊपर डैश करके लिखना JNK के रिफॉर्म के बाद। ठीक है, REFORM रिफॉर्म के बाद, इसको खाली स्टार करना है, क्योंकि क्वेश्चन अगर पूछता है आपसे कि 2011 के आंकड़ों के अनुसार उत्तराखंड के जो रैंक है किसके अकॉर्डिंग, टोटल जनसंख्या के अकॉर्डिंग स्टेट वाइज, तो कौन सी है, 20th है। आप 19 लिख देना JNK के रिफॉर्म के बाद। ठीक है, वैसे 19 वाला नहीं पूछता, इस टाइप के क्वेश्चन को नहीं पूछेगा जब तक ऑफिशियल आंकड़े नहीं आते। अब देखिए, तो जब हम टोटल जनसंख्या देख रहे हैं तो हमें क्वेश्चन क्या जानना चाहिए, 13 डिस्ट्रिक्ट हैं, सबसे ज़्यादा किस जिले में होंगे, सबसे कम किस जिले में होंगे, ये हमें पता होना चाहिए। देखिए, सर्वाधिक जनसंख्या जो है वो कहाँ है, हरिद्वार में। जो आप पूरा मैप बनाना इस इलाके में, ठीक है, यानी जो ये वाला इलाका है उत्तराखंड का, हरिद्वार का, सर्वाधिक जनसंख्या उत्तराखंड में किस जिले में बिलोंग करते हैं डिस्ट्रिक्टों में, हरिद्वार में। ठीक, अब हरिद्वार में क्यों रहती होगी, एक तो खुद सोचिए, गंगा के तट के किनारे है, पहली बात, क्योंकि भूमि उपजाऊ है, दूसरा धार्मिक स्थल है, हिंदू राष्ट्र है, अधिकांश लोग क्या है, धार्मिक हैं, तो भगवान के पास रहना चाहते हैं, उनके आसपास शरण करना चाहते हैं, तीसरा जमीन उपजाऊ है, ये तो बता ही दिया, तीसरी चीज मैदानी इलाका है, टोटली मैदानी इलाका है, तो हमेशा पहाड़ों के कंपेयर में मैदानी इलाकों में रहना लोग पसंद करते हैं। इसीलिए सर्वाधिक जनसंख्या आपकी कहाँ बिलोंग करते हैं, एज ए डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार में, उसके बाद यूएस नगर में, वो भी अपने आप में दून में, सेकंड पे दून में, तीसरे में यूएस नगर में। ठीक है, तो सर्वाधिक हरिद्वार में जनसंख्या रहती है, सेकंड पे दून लिख लीजिए और थर्ड में यूएस नगर। और आपको क्या करना है, देखिए, आपको उत्तराखंड का जो मैप बनाने हैं, 2 या 3 मैप बनाने हैं ऐसे ही। तो आप जहां पे हरिद्वार है, हरिद्वार को जैसे एक मैप में आपने हरिद्वार बनाया, हरिद्वार पूरा बड़ा बना देंगे। हरिद्वार का मतलब क्या कहना चाह रहा हूं, देखिए, जैसे आपने ये बनाया, अगर आपका ये इलाका हरिद्वार है, आप इतना बड़ा बनाइए हरिद्वार को एक मैप, उसमें जहां जहां हरिद्वार में सबसे ज्यादा जनसंख्या लिख दीजिए, सर्वाधिक जनसंख्या, यानी हरिद्वार जिसमें रैंक 1 पे होगा वो सब इस हरिद्वार के अंदर लिखेंगे आप। ठीक है, ये आपका काम होगा। तो सर्वाधिक जनसंख्या एज ए डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, हरिद्वार में है। तो पर डे इसको सिर्फ देखना है, रटना नहीं है। ठीक है, बाकी दूसरे में दून में, तीसरे में यूएस नगर में। ठीक है, सर्वाधिक, तो सबसे कम भी कहीं रहता होगा। और ये याद रखना, ये 3 के 3 जो जिले हैं वो 10 लाख से ज्यादा अपने आप में जनसंख्या को रखते हैं, यानी 3 ही जिले ऐसे हैं यहाँ पे, मेनली हरिद्वार, दून और यूएस नगर, ये 10 लाख से ज्यादा जनसंख्या इनके पास है। ठीक है, अब देखिए, जैसे हमने ये देखा तो ऐसी सबसे कम जनसंख्या भी होगी हमारे राज्य में किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट की। तो सबसे कम जनसंख्या जो लास्ट के 3 डिस्ट्रिक्ट बने हैं, ऐसे याद कीजिए, सबसे कम जनसंख्या जो लास्ट के 3 डिस्ट्रिक्ट ऐसे उसमें बने थे, जो सीरीज में बताया था, रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर। ठीक है, तो रुद्रप्रयाग यहाँ कहीं आपको दिखेगा इस एरिया में, यहाँ कहीं आपको चंपावत दिखेगा और यहाँ पे कहीं आपको बागेश्वर दिखेगा। ठीक है, तो रुद्रप्रयाग में सबसे कम, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर, इन तीनों में सबसे कम क्या है, जनसंख्या है। तो अगर आपसे पूछता है उत्तराखंड के किस जिले में सबसे कम जनसंख्या है 2011 के अनुसार, तो आप रुद्रप्रयाग बताओगे, सेकंड पे चंपावत, तीसरे पे बागेश्वर। ठीक है, ये तो थे बड़े बच्चों की बात। अब आते छोटे छोटे बच्चे, जिसको शिशु बोलते हैं। ठीक है, तो शिशु जनरली 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को बोला जाता है। क्या बोला जाता है इनको, शिशु। ठीक, अब देखिए, इनका भी कोई ना कोई डेटा होगा, तो हमेशा याद रखना, इससे क्वेश्चन पूछता है आपसे, जो शिशु जनसंख्या वो टोटल जनसंख्या का कितना है उत्तराखंड में, 13.44%। ठीक है, यानी उत्तराखंड में कुल जनसंख्या का 13.44% क्या है, शिशु जनसंख्या है, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं 0 से 6 साल के। कब, 2011 के आंकड़ों के अनुसार। ठीक है, याद रखना, 13.44% क्या है यहाँ पे, शिशु जनसंख्या, टोटल जनसंख्या का, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक, अब इनका भी सेक्स रेशियो होगा, यानी जो लिंगानुपात आप लोग बोलते हैं, शिशु लिंगानुपात जिसको बोलते हैं। ठीक है, बड़ों का अभी बताता हूं कितना है। तो सबसे पहले शिशु का बात करता हूं, शिशु का देखिए, जो सेक्स रेशियो, अब सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि सेक्स रेशियो होता क्या है, लिंगानुपात होता क्या है।
प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या को क्या बोला जाता है? सेक्स रेशियो यानी लिंगानुपात बोला जाता है। ठीक है, प्रति 1000 यानी 1000 पुरुषों के पीछे कितनी महिलाएं हैं उसको क्या बोला जाता है? शिशु, मतलब उसको लिंगानुपात बोला जाता है। तो बच्चों का पढ़ने यानी शिशु लिंगानुपात की दृष्टि से देखा जाए तो उत्तराखंड में जो लिंगानुपात है बच्चों का वो है 890, 819। अगर आपसे ये पूछता है उत्तराखंड में 2011 की जनगणना के अनुसार शिशु लिंगानुपात कितना है, 890 बताओगे। बहुत ज्यादा पेपर में आपसे ये पूछता है। ठीक, और जो राष्ट्रीय स्तर पे है यानी नेशनल लेवल पे वो है 919। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लीजिए 919 ताकि राष्ट्र भी लिख देना। ठीक है, राष्ट्र का मतलब आप समझ जाओगे इंडिया की। तो आपसे यहाँ पे दोनों चीज होगी। देखो शिशु लिंगानुपात कितना है उत्तराखंड में, 890। राष्ट्रीय स्तर पे कितना है, 919। राष्ट्र करके आप लिख देना, ये आपको याद होना चाहिए। तो क्वेश्चन क्या पूछता है यहाँ पे से, अगर इतना है तो सर्वाधिक किस जिले में और सबसे कम किस जिले में, आपसे बहुत बार पेपर पूछा जाता है। तो जो सर्वाधिक लिंगानुपात मिलेगा आपको वो मिलेगा अल्मोड़ा में और वो है 922। ठीक है, इसको ऐसे ही डेटा याद रखना। तो सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात, ठीक है, अल्मोड़ा लिख दो, अल्मोड़ा के डैश सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात, और ये कितना है 922 यानी 922 सर्वाधिक अल्मोड़ा में है। और सबसे कम अगर आपसे पूछता है वो है 816, और कहाँ है वो, पिथौरागढ़ में। ठीक, 816 यानी सबसे कम जनसंख्या कहाँ है पूछता है, सॉरी लिंगानुपात पूछता है, वो है पिथौरागढ़ में, वो है 816। और सर्वाधिक कहाँ है पूछता है, 922 अल्मोड़ा में। ठीक है, ये तो आपका क्या था, एक प्रकार का लिंगानुपात से संबंधित आंकड़े थे। ठीक, अब देखिए इसके बाद आप लोगों को नई चीज क्या होती है वो बताता हूं। आप लोगों का आता है इसी में 10 की वृद्धि दर। मैंने मिटा दिया है, आप लोग 10 की वृद्धि दर लिख लेना। ठीक है, 10 की, मैं इसको समझाता हूं ये होता क्या है। ठीक, 10 की वृद्धि दर यानी 10 की वृद्धि का मतलब होता है कि हर 10 साल में यानी 10-10 सालों में कितनी जनसंख्या वहां पे क्या हुई थी, इंक्रीज हुई थी। यही हमने उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में भी पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए हमारे उत्तराखंड में 2001 से 2011 आने तक जो जनसंख्या में वृद्धि हुई यानी 10 साल में वो हुई थी 18.81%। ठीक है, 18.81% की वृद्धि क्या हुई थी दशक में, यानी 2001 से 2011 तक। अगर आपसे पूछता है 10 की वृद्धि कितनी हुई थी 2011 के जनगणना अनुसार, 18.81, जबकि नेशनल लेवल पे ये रही थी 17.70%। ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिख देना 17.70 और राष्ट्रीय स्तर पे लिख देना है। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पे ये ब्रैकेट में रखना है ताकि आपको कंपैरिजन करने में इजी हो। ठीक है, नेशनल के दूसरा चीज इसकी जो 2011 पे पोजीशन रही थी 10 की वृद्धि में, यानी 10 ईयर में जो जनसंख्या बढ़ी थी अलग अलग स्टेट की, उसकी रैंक वाइज देखोगे तो 2011 की जनगणना के अनुसार 18th पोजीशन, इसके नीचे लिख लीजिए 18th पोजीशन के नीचे आप लोग लिखेंगे 10 की वृद्धि दर में स्थान। ठीक है, स्थान मतलब नेशनल लेवल पर। उसके बाद जम्मू कश्मीर अभी बना, वो नए डेटा है, आपको तो क्वेश्चन 2011 के अनुसार पूछेगा। ठीक है, अब देखिए इसके साथ जब आप लोगों को एक चीज पता होगी 1970 से 80 का जो दशक था, यानी 1971 से 1981 के बीच जो 10 ईयर थे, वो पूरे देश में क्या था, जनसंख्या विस्फोट का दौर था। यानी उस टाइम जनसंख्या में बहुत ज्यादा तीव्र वृद्धि हुई थी हर जगह। ठीक है, उसके बाद 81 से जनसंख्या वृद्धि घटने लग गई थी, क्योंकि पता होगा आपको उस दौर पे बहुत सी चीजें हुई थी, कईयों के नाम भी सुने होंगे आपने, किन्हीं सरकारों के नाम सुने होंगे, उस टाइम क्या क्या एक्टिविटीज हुई थी आप लोग सब जानते हैं। ठीक है, अब देखिए 1971 टू 1981 यानी ये जो दशक था ये सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि का दशक था पूरे देश में भी। और उत्तराखंड में अगर आपसे पूछता है सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दशक वाला दौर कौन सा था, आप क्या बताओगे, 1971 से 81। इसके नीचे लिखिए सर्वाधिक दशकीय वृद्धि, इसके नीचे आप लोग लिखेंगे सर्वाधिक दशकीय वृद्धि, और वो रही थी 27.45%। ठीक है, 27.45%। इसके बाद गिरने लगी थी, अभी देखिए अभी तो 18.81 आ गया। ठीक, अब देखिए ये तो सर्वाधिक वृद्धि हुई थी। अब जो अभी कमी आई यानी 2001 में जितनी थी, यानी 1991 से 2001 तक जितनी थी, उसके कंपैरिजन में 2001 से 2011 तक क्या है कमी आई है, और वो जो कमी दर्ज की गई है 1.60%। 1.60% की कमी लिख देना, वर्तमान कमी की कमी का मतलब 2000 जैसे 1991 से 2001 जो थी उसके कंपैरिजन में 2001 से 2011 तक में इतनी की क्या आई है, कमी आई है। अब देखिए सर्वाधिक वृद्धि किन जिलों में हुई, लिख लीजिए सर्वाधिक दशकीय वृद्धि।
सर्वाधिक लिखना है, ठीक है। यहाँ पे लिखोगे सर्वाधिक दशकीय वृद्धि किस जिले में हुई। पहला नाम है यूएस नगर का, दूसरा है देहरादून का और तीसरा है हरिद्वार का। क्या क्या लिखोगे, सर्वाधिक पूछता है तो यूएस नगर आपको याद रखना है, बाकी साथ में ब्रैकेट में लिख लीजिए सेकंड दून प्लस थर्ड हरिद्वार, ठीक है। ये लिख लेना है आपको ब्रैकेट में, यानी सर्वाधिक वृद्धि। जब सर्वाधिक वृद्धि हुई तो कहीं ना कहीं सर्वाधिक कमी भी हुई होगी, और वो कमी जो हो रखी है वो किस में हुई, एक पौड़ी में, एक अल्मोड़ा में और एक टिहरी में, ठीक है। कमी लिख लीजिए, कहाँ कहाँ लिखेंगे, इन जिलों में पहले के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा क्या है कमी, पौड़ी, अल्मोड़ा और टिहरी प्लस टिहरी, यानी सबसे ज्यादा कमी पूछता है आपसे तो आप पौड़ी बताना। और पौड़ी और अल्मोड़ा की तो इवन नेगेटिव रही, यानी ऋणात्मक रही, यानी पहले साल 1991 से 2001 तक जितनी बड़ी होगी उसके कंपैरिजन में माइनस में आ गया, उससे भी कम बड़ी, ठीक है। जो पौड़ी की थी वो थी -1.41% के आसपास, और अल्मोड़ा की भी लगभग -1.21 के आसपास है, ठीक है। तो पौड़ी की सर्वाधिक नेगेटिव रही 1.41%, याद रखना है। फिर नेगेटिव अल्मोड़ा टिहरी जो भी है, ठीक है, माइनस में रही थी, इनकी वृद्धि माइनस हो गई थी, यानी नेगेटिव में चली गई थी। ये तो था। अब देखिए एक जिला इसमें ऐसा भी था जहां दो जिले ऐसे थे पूर्व की अपेक्षा इनकी जनसंख्या 10 की वृद्धि दर बड़ी थी, यानी पहली जितनी थी उसके कंपैरिजन में बड़ी भी थी, ठीक है। और वो दो जिले कौन कौन से, एक का नाम था हरिद्वार, दूसरे का देहरादून, ठीक है। तो आप लोग क्या लिखेंगे, दो जिले जिनमें 10 की वृद्धि दर में पहले की तुलना में वृद्धि हुई, लिखिए दो जिले जिनमें 10 की वृद्धि दर में पहले के कंपैरिजन में वृद्धि हुई, वो थे हरिद्वार प्लस दून, ठीक है। हरिद्वार प्लस देहरादून ये इसके थे, ठीक। ये तो थे 10 की वृद्धि। अब देखिए गिरावट भी आई थी, यानी गिरावट का मतलब यही कहीं 100 है, अब उसमें हो सकता है 60 बचे, यानी 200 थे 150 बचे। तो सर्वाधिक गिरावट पूछ रहा हूं सिर्फ जनसंख्या में, ठीक है, परसेंटेज में नहीं पूछ रहा हूं। तो सर्वाधिक गिरावट 10 की वृद्धि में हुई थी टिहरी में। सर्वाधिक गिरावट लिख लीजिए, गिरावट कहां लिखोगे आप, टिहरी में, यानी 10 की वृद्धि में सर्वाधिक गिरावट पूछता है आपसे तो आप लोग क्या बताओगे, टिहरी में सबसे ज्यादा गिरावट हुई थी। और सबसे कम गिरावट हुई थी यूएस नगर में, सबसे कम गिरावट लिख लीजिए, सबसे कम गिरावट तो कहां हुई थी वो, यूएस नगर में। सबसे कम गिरावट क्यों होगी, क्योंकि सर्वाधिक वृद्धि भी यूएस नगर में, जब सबसे वृद्धि हुई तो सबसे कम गिरावट होगी, ठीक है। तो ये तो आपका था 10 की वृद्धि दर। आप लोगों को ये पता होना चाहिए ग्रामीण इलाकों में अभी उत्तराखंड में लगभग 11.52% की क्या आई थी, मतलब ग्रामीण और शहरी इलाकों का आपको ये पता होना चाहिए। वो अभी बताता हूँ आपको, उसका पूरा ग्रामीण और शहरी का डेटा बताता हूँ। अगली चीज आप लोग हेडिंग डालिए जनघनत्व, आप लोग डाल दीजिए जन घनत्व, ठीक है। अभी जैसे मैं बता रहा था आपको, जो ग्रामीण इलाके थे वहां पे जो 10 की वृद्धि हुई थी वो हुई थी 11.52%, और जो शहरी इलाके हैं वहां पे हुई थी 39.94%, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिए ग्रामीण इलाकों में जनसंख्या 10 की वृद्धि हुई थी 11.52%, और जो शहरी में हुई थी 39.94%, ठीक है। ये उस कहते हैं 10 की वृद्धि, इतना नहीं आता, ठीक है। अब आता है जनघनत्व। तो सबसे पहले ये तो पता हो कि आखिर जनघनत्व तो होता क्या है, रटने में लगे हो रटने में लगो, पता ही नहीं है जनघनत्व क्या होता है, ठीक है। कभी कभी डेफिनेशन भी पूछता है आखिर जनघनत्व क्या होता है। देखिए एक स्क्वायर, अगर आप किलोमीटर के इलाके में जाएंगे, यानी पर स्क्वायर किलोमीटर में रहने वाले लोगों की औसत संख्या, ठीक है। जैसे ये डब्बा है, अगर सपोज इसका टोटल स्क्वायर हो गए 1 स्क्वायर किलोमीटर, तो यहाँ जैसे 10 लोग रहते हैं, सोच यहाँ पे 10 लोग, इस स्क्वायर में सपोज 20 लोग रहते हैं, तो टोटल औसत कितना हो गया, 20 और 10 30, 30 को कितने से डिवाइड कर दोगे, जितनों का निकालोगे 2 से, यानी 15 हो गया, ठीक है। यानी कहने का मतलब जनघनत्व तो होता क्या है, पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी 1 स्क्वायर किलोमीटर में रहने वाले लोगों की औसत संख्या। इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए सबसे पहले, 1 स्क्वायर किलोमीटर में रहने वाले लोगों की औसत संख्या को क्या बोलते हैं, जनघनत्व। तो उत्तराखंड में भी देखा जाएगा कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, तो उत्तराखंड में 2011 की जनगणना के अनुसार 189, ठीक है। यानी उत्तराखंड का जनघनत्व पूछता है, आप कितना बताओगे, 189, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, उत्तराखंड का जनघनत्व पूछता है तो कितना बताओगे, 2011 के अनुसार 189, जबकि 2001 में था 159, ठीक है। और 2001 का हमें पढ़ना नहीं है, 2001 में था 159, और अभी कितने की वृद्धि हो चुकी है, 159, 2001 में था 189 हो गया, तो कितने की वृद्धि होगी, लगभग 30 की, ठीक है। अब ये तो था जनघनत्व। तो अब देश के स्तर पे भी होगा, राष्ट्र के स्तर पे भी होगा, वो है 382, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिए, दोनों चीज बन जाएंगे, 382
राष्ट्र लिख दीजिए, ठीक है। पूरे देश में जनघनत्व था 382, उत्तराखंड में था 189 और 2001 में कितना था 159 और कितने का इंक्रीमेंट होता है पूछते हैं 30 का, ठीक है। ये तो था जनघनत्व। अब देखिए किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट में सर्वाधिक होगा और किसी न किसी में सबसे कम होगा। तो उत्तराखंड जनघनत्व में 25th पोजीशन पे था, पहले तो ये पता होना चाहिए 25th पोजीशन, ठीक है। पूरे देश में 25th पोजीशन पे क्या था जनघनत्व में बिलोंग करता था उत्तराखंड। अब किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट की सबसे ज्यादा जनघनत्व होगा, जहां सबसे ज्यादा लोग पाए जाते होंगे पर स्क्वायर किलोमीटर में, और सबसे कम भी होगा। और ऐसा क्यों हो सकता है मैं बताता हूं। तो सर्वाधिक कहां था, सर्वाधिक के लिख लीजिए नाम हरिद्वार, ठीक है। सबसे ज्यादा जनघनत्व कहां था, हरिद्वार में था। अब हरिद्वार क्यों होगा मैंने बता दिया आपको, मैदानी इलाका है, लोग वहां रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। दूसरा आस्था का केंद्र भी है, तो वहां रहने ही रहने हैं। बाकी इसके अलावा कहाँ कहाँ है, यूएस नगर और देहरादून में, ठीक है। और हरिद्वार का जनघनत्व भी पूछ सकता है। जो सबसे ज्यादा जनघनत्व हरिद्वार का वो है 1801, ठीक, 801 है हरिद्वार का जनघनत्व। इसके बाद खाली आपने नोट कर लो यूएस नगर प्लस दून, ठीक है। सेकेंड एंड थर्ड पोजीशन पे ब्रैकेट में लिखना, ये आएगा नहीं, ठीक है। तो ऐसी सबसे कम जनघनत्व भी पूछ सकता है, वो है उत्तरकाशी का। सबसे कम कहाँ का, उत्तरकाशी। और उत्तरकाशी क्यों होगा, क्योंकि खुद देखिए उसकी भौगोलिक लोकेशन देखिए, वो कितना ऊपर है, वो दुर्गम इलाकों में है, बाउंड्री से टच करता है, अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री से। वहाँ पे भौगोलिक जो स्ट्रक्चर है यानी उसके भौतिक स्वरूप है, पर्वत पहाड़ ये सब हैं, तो इसी वजह से इसके साथ जो कम जनघनत्व वाले हैं इसी के साथ साथ दिखे हैं, जैसे चमोली हो गया, पिथौरागढ़ हो गया, इस टाइप से, ठीक है। तो सबसे कम जनघनत्व का है उत्तरकाशी का, और ये है कितना 41, यानी पर स्क्वायर किलोमीटर में उत्तरकाशी में सिर्फ 41 लोग रहते हैं, जबकि हरिद्वार में पर स्क्वायर किलोमीटर में औसतन 801 लोग रहते हैं। देख लीजिए कितना बड़ा गैप है। इसके साथ साथ उत्तरकाशी को फॉलो करते हैं चमोली, ब्रैकेट में लिखना है इनको, ठीक है, प्लस पिथौरागढ़, ठीक। इनमें भी क्या है, कम ही है जनघनत्व। अब देखिए जनघनत्व की जो बात आती है, सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुई, जहां सबसे ज्यादा घनत्व होगा। हरिद्वार में ही लोग रहना पसंद करते हैं। आप कहते हैं लास्ट में हरिद्वार चले जाते हैं साधु बनने, ठीक है। हरिद्वार में सर्वाधिक जनघनत्व वृद्धि पूछता है, तो वो कहाँ हुई थी, हरिद्वार में बताओगे। और सबसे कम जन वृद्धि पूछेगा अल्मोड़ा में, ठीक है। सबसे कम कहाँ हुई थी, अल्मोड़ा। सबसे कम जनघनत्व में वृद्धि कहाँ हुई थी, अल्मोड़ा। आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। ये तो थे आपके जनघनत्व के संबंधित आंकड़े। अगला आंकड़ा लिख लीजिए आप, लिंगानुपात। क्या लिखेंगे, लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो। अब सेक्स रेशियो क्या होता है मैंने पहले आपको बता दिया, प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या को क्या बोला जाता है, लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो बोला जाता है, ठीक है। ये अब देखिए लिंगानुपात में क्या है, उत्तराखंड जैसे है तो इसका लिंगानुपात है 963, ठीक, 963। अगर उत्तराखंड का लिंगानुपात पूछता है आपको 963 है, जबकि पूरे देश का जो है वो है 943 राष्ट्र का, ठीक है। ये 2011 का चल रहा है। अब जो 963 है ये पहले कितना था, 2001 की जनगणना में पूछेगा नहीं, वो था 962, सिर्फ एक की वृद्धि हुई है, ठीक है। यानी 2001 में कितना था 962 और एक का क्या हुआ है यहाँ इंक्रीमेंट हुआ है लिंगानुपात, यानी प्रति 1000 पुरुषों में उत्तराखंड में 963 क्या पाई जाती है, महिलाएं पाई जाती हैं। इसको बोलते हैं सेक्स रेशियो। पोजीशन जो थी 2011 की जनगणना के अनुसार वो 13th थी। क्या थी, 13 थी, ठीक है। 13वीं पोजीशन पे 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात में उत्तराखंड का स्थान था। सर्वाधिक लिंगानुपात पूछता है वो है अल्मोड़ा, और उसके साथ साथ सबसे कम पूछता है वो है हरिद्वार, ठीक है। सर्वाधिक लिख लीजिए, सर्वाधिक कहाँ है, अल्मोड़ा, और सबसे कम हरिद्वार, ठीक है। ये सब के सब डेटा आपको आने चाहिए। सर्वाधिक लिंगानुपात पूछेगा तो आप बताओगे अल्मोड़ा, सबसे कम लिंगानुपात पूछता है हरिद्वार। अल्मोड़ा का जो लिंगानुपात है 1139 है, ठीक है। इसको लिख लीजिए डैश करके 1139, यानी प्रति 1000 के पीछे 1139 महिलाएं हैं, यानी उससे भी ज्यादा हैं। जबकि हरिद्वार का आपसे पूछता है तो बताओगे 880, ठीक है। ये दोनों डेटा आपको आने चाहिए। अल्मोड़ा को फॉलो करने वाले कौन कौन है, एक रुद्रप्रयाग है, एक पौड़ी है, वो आता नहीं है, ठीक है। इसके ब्रैकेट में रुद्रप्रयाग और पौड़ी इक्वल टू फॉलोइंग लिख लीजिए। और हरिद्वार जो कि सबसे कम है, इसके बाद जो कम आता है वो देहरादून आता है, और उसके साथ साथ यूएस नगर है, ठीक है। ये तो आपका लिंगानुपात के बेसिक क्या हो गए, डेटा हो गए।
अब देखिए लिंगानुपात में सर्वाधिक जो वृद्धि होती है, यानी सबसे ज्यादा लिंगानुपात 2001 में जहां था उसके कंपैरिजन में 2011 आते आते जो सबसे ज्यादा बड़ा सर्वाधिक वृद्धि लिख लीजिए टिहरी, सर्वाधिक वृद्धि। और नोट्स बनाने में पहले कहा था कैसे बनाना है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट का 3 मैप बनाना, जहां जिनके ज्यादा नाम आ रहे हैं उसके अंदर लिख देना। सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुई थी लिंगानुपात में, टिहरी में हुई थी। ये 1049 था जो कि 1078 के आसपास हो गया, ठीक है, 1049 2001 में, और ये अब हो गया 1078 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक वृद्धि हुई थी, ठीक है। और सबसे कम वृद्धि हुई थी चंपावत में। कम कहाँ हुई थी? चंपावत में। सबसे कम वृद्धि कहाँ हुई थी? चंपावत में हुई थी, ठीक है। और जो ग्रामीण इसका जो कम है उसको डेटा याद करने की जरूरत नहीं, 1021 के आसपास था, वो घट के कितना पहुंच गया? 980 पहुंच गया, ठीक है। चंपावत वाला कितना था? 1021 के आसपास था, 1021, और 980 पहुंच गया वर्तमान में, ठीक है। सबसे कम कितना है लिंगानुपात? चंपावत का है। जो ग्रामीण इलाके हैं वहां भी सेक्स रेशियो होगा, वहां 1000 है, यानी प्रति 1000 पुरुष में 1000 महिलाएं रहती है ग्रामीण इलाके में, ठीक है। तो ग्रामीण इलाके में लिंगानुपात 1000 लिख लीजिए। और जो शहरी इलाका है उसमें जो लिंगानुपात है वो कितना है? 884 है। शहरी में कितना लिखेंगे आप लोग? 884, ठीक है। ये तो आप लोगों का क्या था? लिंगानुपात वाला था, ठीक है। और इस उत्तराखंड में 7 जिले ऐसे हैं जिनका लिंगानुपात 1000 से ऊपर है, और ये पॉजिटिव साइन है, ठीक है। महिलाओं की संख्या ज्यादा होनी चाहिए। तो 7 जिले पूछते हैं उत्तराखंड में कितने जिले ऐसे हैं जिनका लिंगानुपात 1000 से ऊपर है, तो वो कितने? 7 जिले। अगला आप लोग देख लीजिए, आप लोग डाल दीजिए साक्षरता, ठीक है। ये यहाँ पे हम लोग कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका, इससे बाहर क्वेश्चन आना भी नहीं है, ठीक। अब देखिए साक्षरता किसको कहते हैं। इंडिया में जो उसकी डेफिनेशन दी गई है, 7 वर्ष या 7 से ऊपर का कोई भी पुरुष या महिला, यानी कोई भी इंसान जो किसी भी भाषा में लिख और पढ़ सकता है वो साक्षर है। यानी 7 वर्ष या उससे ऊपर का कोई भी व्यक्ति जो किसी भी भाषा में लिख और पढ़ सकता है वो अपने आप पे क्या है? साक्षर है। तो उत्तराखंड में ऐसे टोटल जनसंख्या के ऐसे कितने लोग थे? 78.82%, यानी उत्तराखंड की साक्षरता पूछता है 78.82%। इनमें से महिला जो थी वो थी, पुरुष जो थे 87.40%, महिलाएं थी 70%, ठीक है। पुरुष कितने थे? 87.40%, मेल लिख लीजिए, और फीमेल लिख लीजिए 70%, ठीक है। ये क्या थी? फीमेल थी। यानी ये साक्षरता की क्या है? डेटा है। और जबकि देश में अगर आप इसी साक्षरता को देखोगे वो है 73%, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिखोगे 73% नेशनल पे, ठीक है, NATIONAL, ठीक है, नेशनल। और मेल जो है पूरे देश में देखोगे, मेल के डेटा नहीं रखने, आप सिर्फ कंपैरिजन करना है, ठीक है। 80.90%, ठीक है, 80.90% यहाँ पे नेशनल पे मेल जो है आपके लिटरेसी जो है, और महिलाओं की 64.60%, ठीक है। यहाँ पे फीमेल लिख लीजिए। ये तो क्या है? इसके आंकड़े थे साक्षरता के। पूरे देश में 2011 की जनगणना के अनुसार इसकी जो पोजीशन थी वो कितनी थी? 17 थे, ठीक है। साक्षरता में पूरे देश में 2011 की जनगणना के अनुसार पोजीशन पूछता है तो 17वीं ही पोजीशन थी। और जबकि पुरुष साक्षरता में अगर आपसे पूछता है वो 13वां था, महिला साक्षरता में 20वां। 17 टोटल, पुरुष में 13th, यहाँ पे मेल लिख लीजिए। और यहाँ महिला, पुरुष में तो क्या था? 13 पोजीशन, और फीमेल में क्या था? 20th, ठीक है। यानी यहाँ पे आप क्या लिखोगे? पूरे देश में साक्षरता में स्थान 70th, नीचे लिख लेना पुरुष साक्षरता में स्थान, यहाँ लिख लेना महिला साक्षरता में स्थान, ठीक। अब देखिए सर्वाधिक साक्षरता किन जिलों में होगी? जो सबसे ज्यादा यहाँ एजुकेशन हब है वो है आपका देहरादून, उसके अलावा नैनीताल और चमोली, ठीक। सर्वाधिक साक्षरता लिख लीजिए, सर्वाधिक साक्षरता क्या क्या लिखोगे? सबसे ज्यादा दून, नैनीताल और चमोली, ठीक है। सिर्फ आपको पहला याद रखना है। और सबसे कम पूछता है, सबसे कम लिख लीजिए यूएस नगर प्लस हरिद्वार, ठीक है। सबसे कम यूएस नगर में थी, फिर हरिद्वार में सबसे कम साक्षरता है। कितनी थी, क्या थी, इसके क्वेश्चन नहीं पूछेगा वो डेटा। यहाँ सब सिर्फ कितना में सर्वाधिक थी तो वो कहाँ थी? दून में। सबसे कम है तो कहाँ है साक्षरता? यूएस नगर में। डेटा आपको पढ़ना है तो परीक्षा वाणी में आपको अच्छे खासे से लिखा होगा, इतना पढ़ना नहीं है, ठीक है। राष्ट्रीय साक्षरता पता है आपको सबको 73%, ठीक है। यहीं पे लिख लीजिए साक्षरता में, राष्ट्रीय में लिख लीजिए यहाँ पे
3% और इसी के नीचे उत्तराखंड के लिख लेना 78.82%। ठीक है, ग्रामीण इलाकों में लोग कितने परसेंटेज साक्षर हैं? 76.31 और शहरी इलाकों में है 84.45। ठीक है, ग्रामीण साक्षरता लिख लीजिए, कितने लिखोगे? ग्रामीण साक्षरता है आपका 76.31%, 76.31% और शहरी है 84.45%। ठीक है, ये है आपका ग्रामीण जनसंख्या और ये है आपकी शहरी जनसंख्या। ठीक, और 9 जिले ऐसे हैं जिनकी राष्ट्रीय साक्षरता से अधिक साक्षरता है। तो उत्तराखंड के कितने जिले ऐसे हैं जो राष्ट्रीय साक्षरता से अधिक है? तो लिख लीजिए 9 जिले ऐसे हैं जहां साक्षरता राष्ट्रीय साक्षरता से अधिक है। ठीक है, ये तो आपका साक्षरता। और लास्ट है आपका जनसंख्या, नगरीकरण और ग्रामीण वाले। ठीक है, इससे ज्यादा आपका ये चैप्टर में कुछ नहीं पूछने वाला है। जो उत्तराखंड है उसकी जो ग्रामीण जनसंख्या है वह 69.77%, तो लगभग 70। ग्रामीण जनसंख्या 69.77%। ठीक है, इसके आगे ग्रामीण जनसंख्या लिख लीजिए, लगभग इतने। और जो शहरी इलाकों में रहते हैं बाकी के जो बचे, कितने बचे भी इसमें? 30.23%। ठीक है, ये ग्रामीण जनसंख्या है और शहरी जनसंख्या। तो शहरीकरण में लोग बढ़े, शहरों की ओर ज्यादा आए, तो उत्तराखंड में जो नगरीकरण में वृद्धि हुई 2001 से 2011 तक नगरों में बसने वाले लोगों की संख्या में, वो भी 4.56%। ठीक है, नगरीकरण लिख लीजिए, नगरीकरण में वृद्धि कितनी हुई? 4.56। और इनमें सर्वाधिक नगरीकरण हुआ दून का। ठीक है, और सबसे कम हुआ बागेश्वर का। इसमें लिख लीजिए सर्वाधिक नगरीकरण कहाँ हुआ? दून का। सबसे कम हुआ बागेश्वर का। ठीक है, आप लोगों का ये टोटल था। इससे ज्यादा जनसंख्या, नगरीकरण, साक्षरता इससे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। रिक्वेस्ट है अच्छे से इस टॉपिक को तैयार कर लेना। अगली क्लास आपकी जो आएगी वो करंट को लेके होगी, पहला पार्ट। फिर मिलते हैं। थैंक यू, टेक केयर।